नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली बात बड़ी खबर की जो कि पूर्णिया से है। पूर्णिया में घूसखोर अधिकारी गिरफ्तार हुआ है और रिश्वत खोर अर्जन पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पूर्णिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि घूसखोर अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। 1,30,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। पटना निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया। कार्यालय से ही घूस देते रंगे हाथ पकड़ा गया है। गिरफ्तार मुआवजे के लिए घूस ले रहा था और अरविंद कुमार भारती एनएच में जमीन का मुआवजा का ये मामला है। रिश्वत के रूप में मांग की गई थी, उसका सत्यापन किया गया था। सही पाते हुए आज उनको कार्यालय कक्ष से ही 1,30,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इधर नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। शराब बेचने वाली दोनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिलाएं वारसलीगंज की रहने वाली है। इन दोनों महिलाओं का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में महिलाएं शराब बेचती नजर आ रही थी। न्यूज 18 ने इस वायरल वीडियो को चलाया और प्रशासन से तीखे सवाल पूछे, जिसके बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई। महिलाएं वारसलीगंज रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट से सटे पश्चिमी इलाके में रहती हैं और शराब का कारोबार करती हैं। छापेमारी में इनके घर से महुआ की शराब बरामद की गई है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने महिलाओं को जेल भेज दिया है। तो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। गिरफ्त में शराब बेचने वाली महिलाएं और एक वायरल वीडियो की आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं जो न्यूज 18 पर दिखाया गया था कि महिला है वो वीडियो शराब बेच रही है और इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बता दें कि महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम हुआ? गोपालगंज से 50,000 के इनामी मुन्ना मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार एसटीएफ और गोपालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात मुन्ना मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मुन्ना मिश्रा के ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। एसटीएफ ने इसके पास से एक AK-56 और कारतूस बरामद किया है। गंज के एक अपराधी है मुन्ना मिश्रा, जिसके ऊपर है कई सारे केस थे, करीब 1 दर्जन से अधिक केस थे और वो उनके पनाह उत्तर प्रदेश सीमावर्ती, क्योंकि गोपालगंज सीमावर्ती लगता है तो वहाँ पर भी रहती थी। पिछले करीब 1-1.5 महीना पूर्व कटैया थाना क्षेत्र में, गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी की रंगदारी के लिए हत्या की गई थी, जिसके बाद से एसटीएफ और गोपालगंज की संयुक्त कार्रवाई में इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से AK-56 राइफल बरामद हुई है और उसके साथ उसका एम्यूनेशन बरामद हुआ है। और कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के जांच को न सिर्फ जारी रखने का आदेश दिया है बल्कि इस जांच को बढ़ाने का भी आदेश दिया है। लेकिन छपरा जंक्शन पर सरकार के इन निर्देशों के अनदेखी हो रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। कोरोना की तीसरी लहर के आहट की बीच सरकार एक बार फिर अलर्ट पर है और बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कहा गया है कि बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, वहां पे यात्रियों की मुकम्मल जांच हो। लेकिन आप छपरा जंक्शन की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन आई है जो दिल्ली से आई है, दिल्ली के यात्री है ये लोग आए हुए, लेकिन इनकी कोई जाँच की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल जो है जाँच रुका हुआ है और कहीं ना कहीं एक लापरवाही नजर आ रही है। हालांकि एक कर्मचारी यहाँ जरूर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर जाँच क्यों रुक गया है। क्या नाम है आपका? शशिरंजन कुमार। जाँच क्यों रुका हुआ है? सर अभी एक्चुअली जो किट हम लाए थे वो किट खत्म हो गया है। 10 मिनट हुआ। कितना किट दिया जाता है आपको? हम लोग को 400-350 किट हमें। कितना यात्री उतरते हैं यहाँ? हाँ, ज़्यादा यात्री से ज़्यादा उतरते होंगे। ज़्यादा यात्री उतरते हैं तो सर, लेकिन हम लोग जितना भी जो बाहर दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जाँच करते हैं हम लोग। तो सर अभी जस्ट जो है किट खत्म हुई है। नेक्स्ट टीम जो है, बारिश है, मौसम खराब है, इसके कारण लेट हो गई होगी आने में। वो लोग आ जाते हैं। एक टीम नेक्स्ट शिफ्ट के एक आदमी आ गए हुए हैं और वो लोग सामान लेकर के आ रहे हैं। सामान लेकर के आएंगे तो ऐसे ही जांच शुरू हो जाएगी। शिकायत सिस्टम से भी है कि चूंकि छपरा जंक्शन पर हजारों की संख्या में यात्री प्रतिदिन उतरते हैं जो यहाँ पे यात्रा करके छपरा जंक्शन पर पहुँचते हैं, लेकिन
जांच किट यहाँ हर 300 से 400 उपलब्ध कराया जाता है एक टीम को। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम का दोष कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ किट की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की जाँच की जा सके और बाहर का जो संक्रमण है वो छपरा न आए। और यही मकसद था कि सरकार का आदेश था, लेकिन छपरा जंक्शन पर जो हालात है कहीं ना कहीं आदेश जो है खोखले साबित हो रहे हैं और यहाँ जो जाँच का जो ये सिस्टम पूरा है वो कहीं ना कहीं महज दिखावा साबित हो रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अब बात है सिकरहट्टा बांध टूटने से जुड़ी बड़ी खबर की। बांध टूटने के बाद स्थानीय लोगों का दावा है कि देर रात पैसे को लेकर विवाद हुआ था, ठेकेदार और इंजीनियर में विवाद हुआ था। तो सिकरहट्टा बांध टूटने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांध टूटने के बाद स्थानीय लोगों का दावा है कि देर रात पैसे को लेकर विवाद हुआ था, ठेकेदार और इंजीनियर में विवाद हुआ था। विवाद के बाद जल संसाधन विभाग की टीम फरार हो गई और रात में दरार बढ़ने के बाद सुरक्षा बांध टूट गया। तो आपको सुपौल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बांध टूटने सिकरहट्टा बांध टूटने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांध टूटने के बाद स्थानीय लोगों का दावा है कि देर रात पैसे को लेकर विवाद हुआ था, ठेकेदार और इंजीनियर में विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद के बाद जल संसाधन विभाग की टीम फरार हो गई और रात में दरार बढ़ने के बाद सुरक्षा बांध टूट गया। सिकरहट्टा बांध टूटने के बाद लोगों के जहन में कई सवाल होंगे कि आखिर ये बांध टूटा कैसे, जिसका जवाब यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोगों के पास है, जो रात से ही इस इलाके में मौजूद हैं और लगातार इस बांध की पहरेदारी कर रहे थे। और उनका ये स्पष्ट आरोप है कि ये बांध लापरवाही की वजह से टूटी और जिसकी वजह से उनके सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें डूब चुकी हैं और उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। और आज वो उनका बसेरा उजड़ चुका है और आज सड़क पर अपना आशियाना बसाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। हमारे साथ एक स्थानीय लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे जाते हुए सड़क पर रोका और उन्होंने सारी कहानी बताई है। अब जो भी सच्चाई इनकी हो वो जिला प्रशासन की जांच का विषय है। अब बताइए क्या हुआ था रात में जब बांध टूटा, तो क्या स्थिति थी? ठेकेदार ने क्या किया तो कहा कि हमारा 3 ट्रिप है और वे कहा कि नहीं आपकी नहीं है। दोनों की टकराव की बात से वे क्या किया तो चप्पल उठा करके मारना शुरू कर दिया विभाग की चौकीदार को। चौकीदार के मारते हुए एसडीओ साहब कहा कि हमको चप्पल मारे, हमको चप्पल मारे। उसके बाद क्या है दोनों तरफ की टकराव हो गए। वे गांव वाले दिघिया गांव के थे, ये लालमन पट्टी गांव के, दोनों में हंसारा हंसी आने लगा और उससे थाना प्रभारी के पास गए और उसके बाद थाना प्रभारी के पास रात में जब ये बांध टूटा था तो क्या लगता है आपको बचाया जा सकता था? क्या लापरवाही हुई? उसके बाद ये 8 बजे रात से सारे स्टाफ और उसका ठेकेदार सारा आदमी भाग गया। भागने झगड़ा होने के बाद भाग गया और छोटा सा बिल निकला पानी का। हम लोग 1 बजे रात में हम वहीं पर सोए हुए थे बंधे पर, जो कभी कुछ हो सकता है सीपेज में। जब वहाँ पर थोड़ा सा सिसकी निकला और वहाँ पर कोई सामग्री नहीं था। 1 किलोमीटर से हम लोग को 2-3 बोरा 2-4-5 आदमी ग्रामीण ने उठा करके उसमें देने लगे और गांव की वह झांगी झूंगी बस उसी बिल में हम लोग खस पर टाट देते हुए वे विभाग के लोग 7 बजे यहाँ पर उपस्थित हुआ और 8 बजे में ये लोग निकली रात में और 7 बजे सुबह में 8 बजे में पूरा यदि गांव के गांव डूब गया। उसके बाद आए, अब देखिए हम लोग जो रोड पर आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये नए पदाधिकारी डीएम साहब आए सवेर में, कहा हम अगले बांध को बांध लेंगे। अगर ये विवाद नहीं होता, पैसे का विवाद ठेकेदार और इंजीनियर के बीच में नहीं होता, तो शायद ये बांध को बचाया सकता था। आप बताइए, आप यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या हुआ था? क्या लापरवाही जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने बरती? तो जितना भी कोसी प्रोजेक्ट का जितना भी अधिकारी है, सबसे पहले उसका तो बहुत यहाँ का कमजोरी है। 3 दिन से 2 दिन तो पहले ही बांध टूटा हुआ था। इसमें पानी भरने के बावजूद अगर इसमें पानी भर गया, पुनः पानी वापसी जा रहा था, तो उसी समय उसको बांधना चाहिए था वहाँ पर। वो क्या किया, नहीं बांधा। ये सीपेज में लगा रहा 2-3 दिन सीपेज में लगा रहा। जब यहाँ कल झगड़ा झाटी हुआ शाम को, तब ये लोग भाग गया। 1 बजे 1:30 बजे बांध टूटा ही, वहाँ से पानी निकल रहा है, वो नदी फूट जाएगा, वो तो बांध नहीं पाएगा। यहाँ का जितना भी कोशिश प्रोजेक्ट का आदमी है नहीं बांध पाएगा, वो पूरा यहाँ 9 जिला प्रभावित हो जाएगा। दरअसल जो राजद के विधायक का आरोप था कि ये प्लांट किया गया है, उस बात में कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद सच्चाई नजर आने लगी है। लेकिन अब देखना होगा कि जल संसाधन विभाग ऐसे अभियंताओं पर क्या कार्रवाई करती है, ताकि आने वाले समय में कुशहा त्रासदी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। और देखिए, सुरक्षा बांध टूटने में विभाग की लापरवाही के सवाल पर जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर मनोज कुमार रमन भागते हुए नजर आए।
ग्रामीणों ने बताया था, आपके इंजीनियर की टीम को बता रहा था, हर वक्त बताया गया कि इस बांध को बचाया जाए, लेकिन उस वक्त लापरवाही बरती गई, नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती और अब आगे भी टूट चुका है। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर अपने ऊपर? सर अभी हमको काम करने दीजिए, क्लोज कर लेने दीजिए सर, पहले मेरा प्रायोरिटी। कितने देर में इसको सर बांध लिया? आज रात तक एकदम बांध जाएंगे ही नहीं, उठेंगे यहाँ से जब तक कि बांधेंगे। और देखिए अब सवाल है कि क्या आपसी विवाद में क्षेत्र को आफत में डाल देंगे? इस मामले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपसी विवाद में क्षेत्र को आफत में डाल देंगे? क्या आपसी विवाद में लोगों की जान ले लेंगे? ऐसे में न्यूज 18 के ये सवाल है कि क्या आपसी विवाद में क्षेत्र को आफत में डाल देंगे? क्या आपसी विवाद में लोगों की जान ले लेंगे? ऐसे लोगों पर क्यों ना हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बाजपट्टी के मधुबन बसहा गांव में लोगों की हालत बेहद खराब है। यहां अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण लोग परेशान हैं। पानी से घिरे लोगों के पास नाव ही सहारा है। जानकारी दे रहे संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण काफी तादाद में लोग बाढ़ से इन दिनों प्रभावित है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के मधुबन बसा वार्ड नंबर 13 में, और आप तस्वीर देख सकते हैं। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों की जिंदगी किस तरीके से बेदम होकर रह गई है। जो मधुबन बसा यह गाँव है, यहाँ के लोग पूरी तरीके से नाव पर आश्रित होकर रह गए हैं और रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ के लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सूखा नहीं है। अच्छा, भूख प्यासे यहाँ उमर रहा है लोग। अब क्या बताएं आप लोग, आके देखिए पहले। सरकार से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है, चूड़ा तक पावर नहीं मिला है। कोई आया था कि नहीं? देखा कोई नहीं है, दिखने आया था। तरीके की परेशानी हो रही है आपको? जी, कम से कम इस गांव को बसे हुए 25 साल हो गया। 25 साल में हर विधायक आके वादा करते हैं कि हम पुल बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, लेकिन यहाँ कोई सरकार नहीं आता है। नहीं, यहाँ की पहले रंजू गीता थी विधायक, वो आप खत्म हो गई। दूसरा है वही वादा कि आप पता नहीं बनाता कि नहीं बनाता, लेकिन 25 साल से इस नावे से आदमी सफर करते हैं। कम से कम 600-700 आबादी गाँव है। अच्छा, लेकिन यहाँ कोई सरकार नहीं सुनती है और नहीं यहाँ का विधायक भी नहीं सुनता कि क्या करना नहीं करना। तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशान है। उनका कहना है कि सरकारी जो स्तर पर है उनको एक नाव दिया गया है, जिस नाव के जरिए ये लोग किसी तरीके से अपने घरों से निकलकर जो प्रखंड मुख्यालय है वहां तक जाते हैं। उसके अलावा सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा किसी तरह की कोई सहायता नहीं की गई है, और शायद यही वजह है कि बाढ़ ने इनकी जिंदगी को बेदम कर दिया है और ये काफी परेशान हालत में है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। यहां घर बार डूबने के बाद कई ग्रामीणों ने सड़कों पर शरण ले ली है। गांव की सड़कों पर पानी का बहाव काफी तेज है। कई परिवार तो सड़क किनारे प्लास्टिक लगाकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। सड़क पर ही अपने पशु को भी रखने पर मजबूर हैं। घर जो है चंडी में है, बहादुरपुर ब्लॉक, और पानी को लगभग महीना दिन हो गया है। हम लोग रोड पर हैं, पन्नी टान करके। कौन सा रोड पे है? बाईपास रोड जो है, जो शोभन के तरफ गया हुआ है, उसी रोड में। कब से रह रहे हैं आप लोग पन्नी? लगभग महीना दिन हो गया है। घर तो ये जस्ट बगल में है, चंडी एकनी घाट, और ये रोड के किनारे झोपड़ी बना के रहना पड़ता। तो कौन सा पानी आप लोग के घर में घुसा है? ये तो अभी बाढ़े का पानी है। कितने दिन से आप लोग के घर में पानी है? 15-20 दिन से ऊपर। फिर क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है कि खाना पकाना, सोना ओढ़ने में दिक्कत होता है। गाड़ी बगल से जाती है, दुनिया भर का खतरा रहता है। जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के उलाई नदी के किनारे बनी कुमरडी छोटी नहर बीते 3 सालों से क्षतिग्रस्त है। 5 साल पहले 3.5 करोड़ की राशि से इस सिंचाई योजना का पक्कीकरण हुआ था, जिसका लगभग 200 मीटर दीवार बीते 3 साल से टूटकर गिरा हुआ है। विभाग की लापरवाही से इस क्षतिग्रस्त सिंचाई योजना की मरम्मती नहीं हो सकी है, जिस कारण इलाके के 2000 एकड़ खेत में पटवन नहीं हो पाती है।
जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के कोल्हुआ पंचायत के 4 से 5 गांव के किसान परेशान हैं कि उनके खेतों तक पटवन के लिए पानी नहीं जा रहा है। जो उमरडी बुढ़िया छोटी नहर देख सकते हैं, और जो नहर का निर्माण हुआ था आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, और निर्माण के 1 साल के बाद ही जो नहर थी, छोटी नहर जो बनाई गई थी, उसका नहर का दीवार गिर गया। देख सकते हैं कि सामने गिरा हुआ है, और ऐसे हालात में इस नहर से पानी नहीं जाती है किसानों के खेतों तक। परेशान है किसान, और इस बात से परेशान है कि उन्हें पटवन की सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि इस नहर का निर्माण के में लगभग 3.5 करोड़ रुपया से अधिक खर्च हुए, लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग लगातार जिले के पदाधिकारियों को इस बात की सूचना दी, उन्होंने जो है सो रिपोर्टिंग कर दिया कि 5 साल पूरा हो जाने के कारण अब नए सिरे से इसका काम जब होगा तब हम लोग कराएंगे, जबकि जब निर्माण हुआ उसी समय से इसमें अनियमितता बरती गई। लेकिन दीवार जब पक्कीकरण किया गया और इसमें गड़बड़ी हुई, और 2 साल के बाद जब टूट गया, तो बीते 3 साल से किसान परेशान है कि पटवन को लेकर, कि उनके खेतों तक पटवन नहीं हो पा रही है, और जिससे उनके खेत बंजर रह रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। इधर औरंगाबाद में नबी नगर पावर जनरेटिंग कंपनी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। दूसरी इकाई से अभी 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे बिहार को 561 मेगावाट बिजली मिलेगी। इस परियोजना से सस्ती दर पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। बिहार सरकार को सालाना 54 करोड़ रुपए की बचत होगी। एनपीजीसी की दोनों इकाई से अभी 1122 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। तीसरी इकाई से इस साल के अंत से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। 100 मेगावाट तो रनिंग है और 3800 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो टोटल 10,000 मेगावाट की मतलब क्षमता हो जाएगी एनटीपीसी की। तो हम लोग का ये प्लांट तो बहुत ही अच्छा है, और इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत अच्छी है, और जो कॉस्ट है पर यूनिट वो भी काफ़ी मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस है। और सीएम नीतीश ने कृषि विभाग की समीक्षा की है, किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग की समीक्षा की और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया है। कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं, और निर्यात बढ़ने से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। सीएम ने कहा, कृषि उत्पाद के बाजार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की नीतियों से कृषि को मिल सकता है बढ़ावा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। और विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों के अभद्र आचरण के मामले में आज विधानसभा में आचार समिति की बैठक हुई। बैठक में आचार समिति के सदस्यों ने विधायकों के हंगामे का वीडियो फुटेज देखा। बैठक के बाद आचार समिति के सभापति राम नारायण मंडल ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर ही कार्रवाई होनी है। आज समिति के सदस्यों के सामने वीडियो फुटेज को दिखाया गया। वहीं आचार समिति के सदस्य ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि अभी और कई तरह के वीडियो फुटेज देखे जाने हैं, और सभी वीडियो फुटेज देखे जाने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। फुटेज वगैरह देख रहे हैं, इससे बेसी कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता उचित होगा। तत्काल अभी सब कुछ देख रहे हैं, अंतिम जब निर्णय हुआ तभी कुछ बता पाएंगे। आप कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। अभी फुटेज वगैरह सब कुछ देख रहे हैं सब लोग, हम लोग आगे जो होगा कुछ बताएं। नहीं, अभी देखे हैं हम लोग 2 राउंड हम लोग टीवी पे ये पर स्क्रीन पे सब ये मंगवा के सब देखे हैं, कौन कौन कहाँ कौन लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन और अभी देखना बाकी है, और मीटिंग होना बाकी है, और मीटिंग हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग उस निर्णय पर पहुंचेंगे, या जो भी अनुशंसा करना होगा अपना देख के करेंगे। इधर जोमेटो के शेयरों की भारतीय शेयर बाजार में बम्पर लिस्टिंग हुई। अपनी कामयाबी से गदगद जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इसके लिए रिलायंस जियो को थैंक यू कहा है। जोमेटो ने कहा कि जियो के विकसित वेब सिस्टम की वजह से ही उनकी कंपनी लगातार प्रगति कर रही है और आज इस मुकाम तक पहुंची है।
जोमैटो ने अपनी कामयाबी का श्रेय पूरी तरह से रिलायंस जियो को दिया है। जियो के फास्ट नेटवर्क और कोने कोने तक पहुंच की वजह से जोमैटो लोगों की पसंद बना हुआ है। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।